हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है BEBA 181 एंड FST का। जी हाँ, बीए के जो स्टूडेंट है उनका कोर्स FST है और जो BAG BCom जी BSc जी के स्टूडेंट है उनका फाउंडेशन कोर्स BEBA 181 है जो कि FST से लेकर के बनाया गया है। 80% जो कंटेंट है वो आपके FST से है, कुछ बचे हुए कंटेंट आपके BSHF 101 से है। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं, ले लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल के प्लेलिस्ट में BEBA 181 प्लेलिस्ट इस नाम से बना हुआ है, उसमें डला हुआ है। इनको मैंने लेकर के एक साथ कर दिया है, 3-4 वीडियो को लेकर के। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू BEBA 181 और FST 1 के। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। जी हाँ, यहाँ पे कृत्रिम पारितंत्र की बात चल रही है कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। यानी कि यहाँ पे तालाब, खेत, झील, वन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। देखिए, कृत्रिम पारितंत्र का मतलब होता है कि जो बनाया जाए, ठीक है। तालाब, झील, वन ये पहले के बने हुए होते हैं। हालांकि आजकल जो है झील भी, तालाब जो है वो निर्मित किए जाते हैं, लेकिन झील तो पहले की बनी होती है। लेकिन खेत जो है उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कृत्रिम पारितंत्र में जो है वो खेत आ जाएगा। तालाब, झील, वन जो होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। देखिए, जब तीसरा पोषी स्तर, इसमें 3 पोषी स्तर होते हैं, यानी 3 स्तर होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। आप समझ गए होंगे आहार श्रृंखला क्या है। तो यदि हम तीसरे की बात करते हैं, देखिए तो इसमें जो होता है क्या होता है, मांसाहारी होता है। देखिए, पहले स्तर में जो पादप पहले स्तर पे होता है, डी वाला। फिर दूसरे स्तर पे शाकाहारी होता है जो घास वगैरह को खाता है, ठीक है। फिर तीसरे स्तर पे मांसाहारी होता है, ठीक है, जो शाकाहारी को खाता है। तो तीसरे स्तर पे क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। दूसरे का पूछता तो शाकाहारी, पहले का पूछता तो उत्पादक हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। पारितंत्र में देखिए, सभी जीवधारी, निर्जीव प्राणी, जीवधारी या कभी सभी निर्जीव वस्तुएं जो होती है, एक पारितंत्र में कौन शामिल होता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, पारितंत्र सभी से मिलकर बनता है, यानी कि जिसमें जीवधारी और निर्जीव दोनों चीजें होती हैं वही उसी से पारितंत्र बनता है, ठीक है। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्र 5 kg है, यानी ऊर्जा जो है मात्र 5 किलो कैलोरी जो होती है। तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। अब ये आहार श्रृंखला नीचे दी हुई है, चौथे पोषी स्तर का बता दिया है। यानी कि यहाँ पे घास है, घास के बाद टिड्डा, जो घास है वो कौन खाता है, टिड्डा खाता है, ग्रास होपर। फिर ग्रास होपर को जो है कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को बाज खाता है। इसी तरह से बाज को है ना। तो ये एक आहार श्रृंखला हो जाती है। आहार का मतलब भोजन, ये सभी के भोजन दिए हैं जो जिसको खाते हैं, और जो जिसको खाता जाता है ऊपर की ओर ये श्रृंखला बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे दिया है कि अगर चौथे पोषी स्तर पर, तो चौथा 1 2 3 4, चौथा मतलब ये सांप हो गया। सांप के जो पोषी स्तर है इस पे ऊर्जा की जो कैलोरी हो यदि 5 है तो उत्पादक स्तर पर कितनी उपलब्ध होगी, यानी घास। उत्पादक स्तर, स्टार्टिंग वाला स्तर जो होता है उत्पादक होता है, तो घास की यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी 5000 kg कैलोरी होगा यहाँ पे, ठीक है। 5000 होगा, फिर वो घटता जाता है। क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो 5000 हो जाएगा, फिर 500, फिर 50, फिर 5 हो जाएगा अब चौथे स्तर पर, ठीक है। किसी आहार श्रृंखला में पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कोई आहार श्रृंखला, जैसे मैं ऊपर आहार श्रृंखला अभी आपको दिखा के आई थी कि ये आहार श्रृंखला हो गई। अब इस आहार श्रृंखला में जो गैर जैव निम्नीकरण पीड़कनाशी जो होते हैं, ठीक है, ये भी समझिएगा, उनका जो प्रत्येक उच्च स्तर है, उच्चतर पोषी स्तर होता है, तो उसमें बढ़ती हुई मात्रा में जो एकत्रित होता जाता है वो क्या कहलाता है, सुपोषण, प्रदूषण, जैव आवर्धन या एकत्रीकरण। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या कहलाता है,
सी यानी कि जैव आवर्धन कहलाता है। ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है? ओजोन परत यदि घटती है तो किसके कारण से, किसकी वजह से घटती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, मीथेन की वजह से, या पीड़कनाशी की वजह से घटती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन जो होती है वो घटती जाती है परत। वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन समझिएगा। ऐसे जीव जो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है, और अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अब घटक, उत्पादक, शाकाहारी या मांसाहारी? तो देखिए ऐसे जीव उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि प्रथम उपभोक्ता ये होते हैं और सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रथम उपभोक्ता उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% यानी 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? जो एक पारितंत्र होता है जो सजीव, निर्जीव, जीवधारियों सबसे मिलकर बनता है, उसमें एक जो पोषी स्तर होता है उससे अपने अगले पोषी स्तर पर जाने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? ताप ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या आंतरिक ऊर्जा में? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, क्योंकि स्थानांतरण होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, तो रासायनिक ऊर्जा होगा। किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं? मैंने समझाया था कि खाद्य जाल की बात चल रही है, जैसे घास हो गया, ठीक है ना, ग्रास ऊपर हो गया, या आप उत्पादक ले लीजिए, शाकाहारी ले लीजिए, मांसाहारी ले लीजिए, इस तरह से, ठीक है, आप घटक ले लीजिए। तो एक किसी उच्चतर पोषी स्तर के जो जीव होते हैं और निम्न पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं। उच्चतर स्तर में शेर हो गया, वो उसके नीचे हिरण आता है, फिर हिरण के नीचे क्या आता है? हिरण किसको खाता है? घास को खाता है, इस तरह से। तो उच्च से निम्न की ओर आना। तो क्या बनाते हैं जब उनको खाते हैं? आहार जाल बनाते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं, आहार श्रृंखला बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आहार जाल, है ना। क्या बनाते हैं? आहार जाल। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा एक दिशा में होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशिक होता है, ये याद रखिएगा। कैसा होता है? ना कि बहुदिशिक न द्विदिशिक, ये एक दिशिक होता है, एक दिशा की ओर चलता है, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी, इस तरह से। मानव जब यूवी किरणों से यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? मान लीजिए कि जो ओजोन की परत है, जो पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, और वो आ जाए और उससे हम इफेक्टिव हो तो क्या होगा? फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको समझाया था और बताया था, ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, फेफड़ों की क्षति, त्वचा का कैंसर या आमाशय के अल्सर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि 4 नंबर में आमाशय के अल्सर, ए सही है, ए या 2 सही है, या फिर 2 और 4 सही है, या फिर 1 और 3 सही है, या फिर 3 और 4 सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 और 3, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होगी और त्वचा का कैंसर होगा। पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? यानी पदार्थ में आपको बताना है कि कौन से वर्ग में से या वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल है, गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल है। ऑप्शन आपके सामने है, लकड़ी, कागज, चमड़ा, पॉलिथीन, प्रक्षालक, पीवीसी, या फिर प्लास्टिक प्रक्षालक, घास, प्लास्टिक बेकेलाइट, डीडीटी, या फिर जो ऑप्शन दिया है 3, 4, 1, 3 या फिर 2 और 4। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि 2 और 4, यानी पॉलिथीन प्रक्षालक, पीवीसी और प्लास्टिक बेकेलाइट, डीडीटी, ठीक है। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो फ्रेंड्स, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? यानी उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, या भोजन की उपलब्धता मात्रा में कमी होना, या प्रदूषित वायु होना, या जल, ठीक है। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को कौन सीमित करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, यानी ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, या उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं और पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर इसका होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि वो सौर ऊर्जा यानी सूर्य की किरणों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, यानी ये कथन सही नहीं है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है। वर्ग आहार श्रृंखला पता है, घास है ना, घास के बाद टिड्डा, फिर टिड्डे के बाद जो उसको खाता है मेढक, किस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है। घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, या भेड़िया, घास, सांप, वाद्य, या मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, और नीचे ऑप्शन दिया है 1 या 3 या फिर 3rd या 4 या फिर 2nd एंड 3rd या फिर 1st एंड 4th। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि 2nd एंड 3rd। प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप और वाद। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है। जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे, जो क्रिया होती है उसमें हरे पौधे जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं उसका प्रतिशत आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर जो इसका है वो आपका हो जाएगा 1% हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। घास, हिरण, बाघ। देखिए 3 यहाँ पे आहार श्रृंखला में चीजें दी हैं। घास दे दिया है उपभोक्ता, यानी जो प्रथम उत्पादक जो होता है, फिर इसके बाद उपभोक्ता हिरण, फिर उसके बाद बाघ, यानी घास को हिरण, हिरण को बाघ खाता है। अब यहाँ पे होगा क्या, हम हिरण को निकाल देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ घास और बाघ बचेंगे। ठीक है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन ये दिया हुआ है कि बाघ समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, या घास समष्टि घट जाएगी, या बाघ घास खाने लगेंगे, या बाघ समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे अगर जल्दी से नॉर्मली अगर हम आंसर चेक करें तो हो सकता है कि यहाँ पे आंसर ये हो जाए कि बाघ जो है घास खाने लगेंगे क्योंकि हिरण को हटा दिया, लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा। देखिए बाघ का जो भोजन है वो वही खाएगा, बाघ का भोजन हिरण है। अब हिरण को यदि आपने हटा दिया है तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। यदि वो कुछ भी नहीं खाएगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, वो बीमार, कमजोर और इसके बाद मरेगा। तो यहाँ पे बाघ समष्टि जो क्या होगा वो घट जाएगा। और जब घास जो है हिरण खाता है, हिरण को ही हमने हटा दिया है, जंगल में हिरण ही नहीं है तो फिर घास कौन खाएगा, तो घास भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो बाघ में घटना होगा और घटेगा बाघ, और जो घास है वो वृद्धि होगी यानी बढ़ेगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी पाई तंत्र में अपघटक। किसी पाई तंत्र में अपघटक क्या होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों को सरलतम रूप में बदल देते हैं, या जैव पदार्थों को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, या अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं, या कार्बनिक यौगिकों का अपघटन नहीं करते। अपघटक क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, यानी जैव पदार्थों को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। क्या करते हैं, जैव पदार्थ होते हैं अकार्बनिक रूप में बदलना ही अपघटक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। मैंने कहा ना, घास, घास के बाद टिड्डे, टिड्डे के बाद मेढक, यानी मेढक टिड्डे को तो खाते हैं लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण किस दिशा में होगा। उत्पादक से अपघटक की दिशा में होगा, या उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में होगा, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में होगा, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में होगा। किस दिशा में ऊर्जा स्थानांतरण होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में होगा। देखिए पहले ही मैंने कहा है कि जो घास है वो उत्पादक होती है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं जो खाने वाले, यानी कि जैसे कि टिड्डे वगैरह होगा। ठीक है ना, टिड्डा जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में मेढक आ जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है ना, मेढक जो है टिड्डे को खाएंगे। ओके, बहुत ही आसान है, थोड़ा इनको समझने की जरूरत है बस। चलिए
भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें दोबारा उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? जो हम डिस्पोजल यूज करते हैं, ठीक है ना, हम फेंक देते हैं। ये हल्के पदार्थ की बनी होती है या आविंशीय पदार्थ की बनी होती है, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है या फिर ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। इनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आरती। चलिए आइए आज की वीडियो में हम लेते हैं BEBI 181 पर्यावरण अध्ययन। और ये BAG BCom जी BSc जी स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि ये कंपलसरी कोर्स है जो अनिवार्य है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ MCQ लेंगे, क्योंकि ये पेपर जो आपका MCQ बेस्ड होगा, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम वीडियो शुरू करें उससे पहले क्या करना है आपको पता है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि या तो मैं लाइव आऊं या जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ओके, तो ये PDF आपको कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? आपको बताना है कि जो ये ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? बायोगैस ईंधन का मतलब आप जानते हैं ना कि बायोगैस ईंधन क्या होता है, यानी कि जो लकड़ी वगैरह से कोयले वगैरह जो होते हैं वो बायोगैस कहलाती है, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया, कोयला हो गया, ये बायोगैस ईंधन के अंतर्गत आते हैं। नाभिकीय ऊर्जा यानी परमाणु रिएक्टर जो होता है ये अलग चीज होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? यहाँ पे अब ये देख लेते हैं। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो है नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों इनमें से कोई नहीं क्यों होगा? क्योंकि जीवाश्म ईंधन का मतलब ही होता है फॉसिल फ्यूल, यानी कि ऊर्जा के कुछ नवीकरणीय स्रोत नहीं होते। मतलब जैसे मरे हुए जानवर, पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी के अंदर वो दब जाते हैं और बहुत लंबे समय बाद, करोड़ों वर्ष बाद जो होता है वो ईंधन में बदल जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, प्राकृतिक गैस इसके अंतर्गत आता है। तो यदि ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं में प्राकृतिक गैस हो या पेट्रोलियम उत्पाद हो या फिर कोयला हो, तो फिर उसको आपको सेलेक्ट कर देना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य दिया तो ये तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए डी में इनमें से कोई नहीं में प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद या कोयला, तीन में से कोई एक चीज लिखी होती तो वो फिर आंसर आपका सही होता, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनका एक बार यदि हमने यूज कर लिया तो दोबारा इनको यूज करने के लिए हम नहीं पा सकते हैं, ठीक है ना। एक बार यूज किया तो ये खत्म हो जाते हैं, इसलिए नवीकरणीय स्रोत नहीं होते हैं ऊर्जा के। ये भी आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना होगा। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ओके राइट। और सिर्फ पेट्रोलियम और कोयला और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के स्रोत होते हैं, इसको भी थोड़ा माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का एक उदाहरण क्या है? तो सीधी सी बात है, वन संपदा, वन में क्या पाया जाता है? तो वन में ना तो तांबा, ना एल्युमिनियम, ना मिट्टी, वन में जो पाई जाती है वो पाया जाता है क्या? लकड़ी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, कि वन संपदा का एक उदाहरण क्या है? लकड़ी है, ठीक है। क्योंकि मिट्टी और जैसे तांबा और एल्युमिनियम ये दोनों, यदि खनिज संपदा पूछा जाता
तब फिर इन दोनों में से एक अगर ऑप्शन दिया होता तो वो सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि वन संपदा में लकड़ी हो गई और खनिज संपदा में क्या हो जाएगा, तांबा, एल्युमिनियम, कोयला, लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं वो खनिज संपदा के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसाधनों का सफलता पूर्वक उपयोग करना है, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना, यानी संसाधनों का सफलता पूर्वक उपयोग करना है, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। जब हम संसाधनों का उपयोग करते हैं और जब उन्हें नवीनीकरण के लिए हम समय देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, नवीनीकरण की बात आ गई, संसाधन का सफलताकरण उपयोग, तो संसाधन संरक्षण, यानी उसको हम क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसको हम बचाते हैं आगे के लिए, कहाँ के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए। तो संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, विषय क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण, यानी संसाधन का उपयोग करना। ओके चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यानी कि जो धारणी विकास होता है वो उसका जब हम उपयोग करते हैं तो किसके पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय कहलाता है। ये धारणी विकास वेरी इंपॉर्टेंट है, और धारणी विकास जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो पर्यावरण के लिए यूज किया जाता है। सतत धारणी विकास जैसे आप इसको कह सकते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो धारणी विकास, सतत धारणी विकास, ये पर्यावरण शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, और पर्यावरण शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है मतलब प्राकृतिक संसाधन से इसका मतलब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका विषय का संबंध क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, राइट। ओके चलिए, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ना कि भौतिक, औद्योगिक, ना कि सामाजिक संसाधन। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ले लेते हैं, तो इसको मैं छोटा कर देती हूँ। ओके, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। किसको, संसाधनों को, किसके आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर, तो दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना, विकास और उपयोग को। प्रौद्योगिकी भी एक निर्मित संसाधन है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है एक निर्मित संसाधन है, तो किसके द्वारा निर्मित संसाधन है ये आपको बताना है, ठीक है ना। यानी स्थानिक, व्यापक, मानव, या इनमें से कोई नहीं। भाई टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का निर्माण कौन करता है, मानव करता है। तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है एक मानव निर्मित संसाधन है, तो निर्मित के पहले क्या आ जाएगा, मानव आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है, निर्मित के पहले मानव आ जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिएगा, पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, इसका मतलब ये हुआ पेटेंट का कि हमने कोई चीज बनाई, हमने किसी चीज को जन्म दिया, हमने कोई विचार रखा, कोई आविष्कार किया, तो उसको पेटेंट कराना होता है, यानी कि उसको अपने नाम कराना होता है, ताकि कोई उस पे अधिकार ना जमा सके और ये वो ना कह सके कि ये हमने बनाया या हमने किया। जनरली हम लोग सुनते हैं कि यहाँ भारतीय कोई चीज बनाते हैं और नाम उस पे अमेरिका का आता है कि अमेरिका ने इसको पेटेंट कर लिया है, यानी अमेरिका ने ये कह दिया कि ये मेरे यहाँ की जननी है, मेरे यहाँ का आविष्कार है, इसका आविष्कार हमने किया है। जब कोई थॉट, कोई विचार, कोई आविष्कार जन्म लेता है, क्योंकि वो ह्यूमन करता है, इंसान करता है, तो सिर्फ उसका अधिकार उस पे रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। मानव निर्मित संसाधन जो मानव बनाता है, तो सीधी सी बात है, उष्णकटिबंधीय वन, झरने का जल, पहाड़, ये तो मानव बनाएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कैंसर उपचार की औषधि हो जाएगी। उष्णकटिबंधीय वन हो गया, झरने का जल हो गया, पहाड़ हो गया, ये प्रकृति निर्मित होते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा गिफ्टेड होते हैं, हमें दिए जाते हैं, ये मानव नहीं बनाता है, ठीक है ना। कैंसर उपचार की औषधि, यहाँ पे कैंसर भी छोड़ दीजिए, औषधि बस आप माइंड में रख लीजिए कि जो औषधि होती है, ठीक है ना, कैंसर को छोड़िए, औषधि यानी दवा जो होता है वो कौन बनाता है, मानव बनाता है, ह्यूमन बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधि मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन
सतत पोषणी विकास को परिभाषित करता है, ठीक है ना। सतत पोषणी विकास, इसको समझिएगा, ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये चैप्टर भी आपके इसमें है, ऑलरेडी मैंने पहले की वीडियो में इसको समझाया है, कोशिश करूंगी एक और वीडियो लेके आऊं इसका ताकि आपको समझा दूं। तो सतत पोषणी विकास को परिभाषित करता है कथन आपको यहाँ पे बताना है, और ये पर्यावरण से ही संबंधित है, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है जो पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। मतलब हम ऐसे संसाधनों का उपयोग करें कि अभी भी हम करें और आगे के लिए भी वो सुरक्षित रहे, तो भविष्य के लिए सतत पोषणी विकास, ठीक है, जो आगे भी चलता रहे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी उसका यूज करें और आगे के लिए भी हो, हम अपनी जनरेशन के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको रखें, तो संतुलन बना के रखें, संरक्षण में, बचाव में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है, ठीक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? अब देखिए बांध सभी जगह बनाए जाते हैं, तो बांधों का प्रतिकूल प्रभाव, देखिए अंतरराज्यीय जल विवाद होता है बांधों की वजह से, जलाशय का अत्यधिक अवसादन भी होता है, रोका जाना, जनसंख्या का विस्थापन भी होता है। तो एक बचा है बाढ़ नियंत्रण। तो बांधों का प्रतिकूल जो प्रभाव नहीं है वो बाढ़ नियंत्रण होता है, ठीक है। और क्योंकि जब बांध बनाए जाते हैं तो अंतरराज्यीय जल विवाद होता है, कावेरी विवाद को ले लीजिए, जल का भी एक जगह जल जो होता है वो रुकता है, वहां पे रोका जाता है। जनसंख्या का विस्थापन है, जनसंख्या को वहां से हटाया जाता है, तभी तो बांध बनाए जाते हैं कि करीब कोई बस्तियां ना हो, कभी बांध को खोला जाए तो लोगों को नुकसान ना पहुंचे। तो राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? अब देखिएगा नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, देखिए तो यमुना नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? किसका ताजा पानी का स्रोत है? ताजा पानी आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ताजा पानी हमें कहाँ से मिलता है? ताजा पानी हमें भूजल से मिलता है। पृथ्वी के नीचे हैंडपंप वगैरह जो लगे होते हैं वो हमें ताजा पानी देता है। लेकिन यदि यहाँ पर शुद्ध पानी की बात चले, ताजा की जगह शुद्ध पानी की बात चले, ठीक है ना, कि हमें शुद्ध पानी जो है वो कहाँ से मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो वर्षा हो जाएगा, ठीक है, जो वर्षा का जल होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, और भूजल जो होता है वो ताजा पानी का हो जाता है, ठीक है। तो भूजल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणी जल का स्रोत है? अलवणी, वर्षण, सतही जल, भौम जल, उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अलवणी जल, अलवणी मतलब जो क्षारी ना हो, ठीक है ना, जो खारा ना हो। लवण का मतलब क्या होता है? क्षारी, खारा, और अलवणी का मतलब जो खारा ना हो, मीठा हो। तो वर्षा का जल, सतही जल और भौजल जो होते हैं ये क्षारी नहीं होते हैं, ये खारे नहीं होते हैं, इनमें लवण नहीं होता है, ठीक है ना। सागर का जो जल होता है, महासागर का जो जल होता है वो अलवणी जल होता है, वो लवणी जल होता है, यानी खारे का जल होता है, नमकीन जल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणी जल है? कुल आयतन का आपको बताना है विश्व में। अलवणी जल अभी जस्ट बताया, अलवणी जल यानी शुद्ध जल 2.5, जिसमें नमक नहीं है, खारा नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय नहीं है। 2.5% जो है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी में जो है वो चारों तरफ जल से घिरी हुई है, सबसे ज्यादा महासागर पाए जाते हैं और उनमें पानी पाया जाता है, तो वो लवणी होता है, खारा होता है, क्षारीय होता है, तो उसकी मात्रा ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अलवणी जल की बात कर रहा है, जो पीने योग्य है, जो हम पीते हैं, तो 2.5 है। ओके, अगला क्वेश्चन, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में? गुल अथवा कुल, ठीक है, गुल अथवा कुल जो है ये वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है इस विधि से पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। ओके,
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो देखिए वो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए तो इसका जो राइट आंसर है तापी हो जाएगा, कि भारत में ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा हमें तापी से मिलती है। तापी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है? तापी से मिलती है, ताप ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला देखिए तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन सा अनुकूलन अनुकूलन विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न होता है? कौन सा अनुकूलन विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपार्जित अनुकूलन। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो उपार्जित अनुकूलन होता है वो विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न होता है। राइट, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है कि जीवों में दो प्रकार का अनुकूलन होता है, एक वंशानुगत होता है और एक उपार्जित होता है। ठीक है ना, वंशानुगत अनुकूलन क्या होता है ये माइंड में रख लीजिए, तो इससे क्वेश्चन आता है तो ये भी आपसे बन जाए। जो जन्म से प्राप्त होता है, वंशानुगत का मतलब ही होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो, जन्म से प्राप्त हो। और उपार्जित का मतलब ही होता है जो किसी दूसरे से प्राप्त किया जाए। ठीक है ना, और उपार्जित अनुकूलन किसी विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन में जब कह दे कि विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न हो तो वो क्या हो जाएगा? उपार्जित। और जब अपने उद्दीपन के प्रति या जन्म से जिसमें ये चीज प्राप्त हो, जन्म से अनुकूलन प्राप्त हो, वो वंशानुगत हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, जन्म से जो अनुकूलन प्राप्त हो वंशानुगत, और किसी विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे उपार्जित। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त जीव मंडली क्रियाएं घटित होती हैं। समस्त जीव मंडली क्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो देखिए समस्त जीव मंडली क्रियाएं जो होती हैं धरातल की ऊपरी सतह पर घटित होती। ठीक है ना, कहाँ पर? धरातल की ऊपरी सतह पर घटित होती है समस्त जीव मंडल क्रियाएं। मतलब धरातल की ऊपरी सतह क्या हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वो स्थल मंडल कहलाता है, तो यहाँ पर सभी क्रियाएं क्या होती है? घटित होती है। राइट, स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस भाग होता है और संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 29 पॉइंट यानी कि 29.2% भाग पर जो है महाद्वीप और द्वीपों के रूप में विस्तृत है। ठीक है, राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शरीर की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है? यानी शरीर की जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति किससे होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमें जल से मिलता है। ओके, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति जल से होती है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण, देखिए अब इसकी व्याख्या भी है कि संपूर्ण पृथ्वी के 70% है यानी कि 70.8% भाग पर परसेंट पर महासागर विस्तृत है। ठीक है ना, इसीलिए कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 2.5% पर क्या पाया जाता है? अलवड़ी जल पाया जाता है, जो हम यूज करते हैं, जो हम पीते हैं। और लवड़ी जल जो है वो बताइए 70.8% पर पाया जाता है, क्योंकि इतने प्रतिशत भाग पर महासागर विस्तृत है। कल के वीडियो में एक क्वेश्चन था अलवड़ी जल वाला, 2 क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन था कितने परसेंट भाग पर अलवड़ी जल पाया जाता है, मुझे भी याद है 2.5% पर। ठीक है ना, ओके। इसीलिए पृथ्वी के लगभग 72% आप कह सकते हैं, इसलिए 72% जो क्षेत्र है वो जल से ढका हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जलमंडल। और जलमंडल शरीर की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जल से होती है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस कितने किलोमीटर की ऊंचाई के बाद लगभग लुप्त हो जाते हैं? अभी 1 किलोमीटर की ऊंचाई आपको बताना है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस कितने किलोमीटर की ऊंचाई के बाद खत्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, नहीं मिलते आगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती। हम चाँद पे जाते हैं तो क्यों हम वहाँ पे ऑक्सीजन लेके जाते हैं? रीजन नहीं है ना कि ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होती है। ऑक्सीजन नहीं होती तो वहाँ पे हम तैरते रहते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के 140 किलोमीटर के ऊपर यदि आप जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण गैस है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण गैस कौन सी? तो सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण गैस है। ओके, राइट, क्यों? चलिए, क्योंकि ऑक्सीजन सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है
और यहाँ पर पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, ठीक है, और ऑक्सीजन हमें देते हैं वो। इसलिए पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है महत्वपूर्ण होती है। और सभी जीवों में नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो उन्हें भोजन से प्राप्त होता है, ठीक है, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेड़ पौधों की बात आए तो कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है और आदमियों की बात आती है तो ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द, तो देखिए विल्सन ने सबसे पहले जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो किसने प्रयोग किया था, तो यहाँ पे विल्सन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में उपलब्ध जीव जंतुओं और पादपों की जातियों की संख्या को जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कोई प्राकृतिक प्रदेश है जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, पादप पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उनकी जितनी भी जातियाँ होती हैं उनकी जो टोटल संख्या होती है उसको जैव विविधता कहा जाता है। अमेरिकी कीट वैज्ञानिक जो है विल्सन ने 1986 में, जिसे बाद में एक संकल्पना के रूप में अन्य वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन कहलाता है। किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं उनका आकलन क्या कहलाता है, तो आनुवांशिक विविधता कहलाता है। जीव तो एक है, एक समान जीन के, अब जीन तो सब में एक है, सभी जीवों में जीन एक है, लेकिन अलग अलग उनके यदि रूप हो जाते हैं, अलग अलग रूपों में उनका आकलन किया जाता है तो वो आनुवांशिक विविधता कहलाएगा। जब एक रूपों का आकलन किया जाए तो जाति विविधता, लेकिन जब अलग रूपों का आकलन किया जाए तो आनुवांशिक विविधता कहलाता है, ठीक है ना, ओके राइट। तो किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन क्या कहलाता है, आनुवांशिक विविधता कहलाता है, ओके। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि वन मरुस्थल, घास के मैदान आदि को किस विविधता में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। वन मरुस्थल और घास के जो मैदान होते हैं इनको किस विविधता में सम्मिलित किया जाता है, तो इनको जो है पारिस्थितिक विविधता में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सभी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। आनुवांशिक में तो हो ही नहीं सकते हैं, वन मरुस्थल और घास मैदान सभी अलग अलग चीज़ें हैं, वन मरुस्थल अलग चीज़ें हैं और घास के मैदान अलग चीज़ें हैं, तो इनको पारिस्थितिक विविधता में शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, सॉरी पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8% पर, ठीक है ना। 8% भाग पर जो है पादप प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में। संपूर्ण धरातल पर लगभग 2.4% भूभाग हमारे देश में स्थित है, ठीक है। और जबकि यह विश्व का जो है विश्व की 6.5% जीव प्रजातियां और 8% पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, ओके। और इसलिए हमारा देश विश्व के 12 विशाल जैव विविधता वाले देशों में से एक है। सबसे ज्यादा जैव विविधता हमारे देशों में पाई जाती है, इस चीज को आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा जैव विविधता किस देश में पाई जाती है, तो भारत देश में पाई जाती है, ठीक है, ओके। तो भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, 8% पर पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया। जैविक विविधता विधेयक आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 2002 में। कब पारित किया गया, 2 दिसंबर 2002 में जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में पारित किया गया, ठीक है। विश्व में अब तक कितने तप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है। विश्व में अब तक कितने तप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है, तो सॉरी राइट आंसर इसका हो जाएगा 25, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 25 तप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है विश्व में कुल, ठीक है। यानी पॉइंट की बात करें तो 1.4% भाग तप्त स्थल हैं, ठीक। अगस्तमलई पर्वत तप्त स्थल जैव विविधता के किस तप्त स्थल में आता है। अगस्तमलई पर्वत है जो तप्त स्थल जैव विविधता कहलाता है। अब किस तप्त स्थल में आता है, तो अगस्तमलई पर्वत याद रखिएगा कौन सा जैव विविधता के अंतर्गत आता है, तप्त स्थल जैव विविधता के अंतर्गत। तप्त स्थल जैव तप्त यानी गर्म
स्थल जैव विविधता, तप्त का मतलब गर्म यहाँ पे, ठीक है ना। तो गर्म स्थल जैव विविधता के अंतर्गत आता है। वो कौन सा गर्म स्थल है ये बताना है यहाँ पर। तो पश्चिमी घाट तप्त स्थल, ठीक है ना, पश्चिमी घाट तप्त स्थल यानी कि साउथ की तरफ है। भारत में अब तक कुल कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में अब तक कुल कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो राइट आंसर होगा 18 यानी 18। थोड़ा सा लेटेस्ट देख लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा पुरानी न्यूज हो सकती है, मैं इसको क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो भारत में अब तक कुल कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो स्थापित किए जा चुके हैं 18, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यानी इसमें क्या होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव होता है ये क्या है? अब यहाँ पे आपको ये बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, देखिए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हमें पता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, जब एक गैस होती है और जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में, एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, और जब वो अवशोषित कर ली जाती है तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन आप समझ गए होंगे, यानी कि बी, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने के कारण वायुमंडल का तापमान, एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ जाता है, वो ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं, और विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे जो इस मेन गैस है, कभी कभी इसमें गैस भी पूछता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा इसमें, ठीक है। और भी गैसें हैं, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है ना, वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, ग्रीन हाउस जो गैस है उसकी संकल्पना किसने की थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो थी वो किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने की थी, ठीक है ना। जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। ओके, चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और हमारी कोशिश के साथ साथ में चले तो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए वैश्विक ऊष्मन के लिए आर्गन जो है वो उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तो वो जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी से बाहर की ओर निकलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन एवं अन्य जो ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है, और एवं शेष जो ऊष्मा बचती है वह पुनः धरातल पर वापस चली जाती है, यानी हमारे पास आ जाती है, और जिससे वायुमंडल के निचले भाग में जहां हम रहते हैं वहां पे एकत्रित हो जाती है। ओके, और इसे भूमंडलीय तापन या ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आर्गन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरो होती है, जो कि नुकसानदायक होती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना। ओके, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ठीक है, कौन सा पदार्थ है जो तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? आप लोग इसका आंसर भी देते चलें, यदि आप लोग को आंसर पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन जो है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो सार्वत्रिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं योगदान नहीं करते हैं, बल्कि जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, इसे योगदान करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अब आपको यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसें ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को हमारे ज्यादा गर्म करती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इसमें हाइड्रोजन है वो, क्योंकि द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है, प्रकृति में पाई जाती है, ठीक है ना। ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, अब आपको ये बताना है यहाँ पे। तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है या किसकी वजह से होता है, तो देखिए उपयुक्त सभी, यानी कि जलवायु परिवर्तन जो होता है, क्लाइमेट जो चेंज होता है, क्यों होता है, ग्रीन हाउस गैस का भी इफेक्ट पड़ता है, ओजोन परत जो अवक्षय होता है, यानी ओजोन परत का जो इफेक्ट होता है वो भी पड़ता है, प्रदूषण का। तो ये उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, ठीक है, कौन सी गैस। जस्ट इसकी चर्चा हम ऊपर करके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही गैस है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, हमारे लिए भी है और साथ ही साथ में क्लाइमेट के लिए भी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी, सभी के लिए है, और वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। लेकिन इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। ओके, क्यों होती है, क्योंकि वायुमंडल में इनकी सांद्रता अन्य ग्रीन गैसों की तुलना में, सांद्रता का मतलब पाया जाना, सबसे ज्यादा ये जो है वायुमंडल में पाई जाती है सब अन्य गैसों की तुलना में, ठीक है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है, जुगाली का मतलब क्या होता है, ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं यानी खाते हैं, जब वो खाते हैं ना तो उनको जुगाली करना बोलते हैं। तो आई थिंक मैं यहाँ पे राइट हूँ शायद, अगर भी कुछ और है तो आप बता दीजिएगा। तो जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, निस्सरण होता है, वो कौन सी होती है, तो वो मीथेन गैस होती है। मीथेन CH4 इसका जो है क्या है सूत्र, थोड़ा सा रासायनिक नेम याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि आपके इसके एग्जाम में पूछ ले। तो जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि मार्स गैस को किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हो जाएगा आपका मीथेन गैस, ठीक है ना। ओके, या मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मार्स गैस के नाम से। और जिसका स्रोत यानी कहाँ से मिलती है, तो बायोगैस है और जीवाणु के अपघटन से मिलती है, और जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनसे मिलती है, ठीक है ना। और एक हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सी गैस है, तो मीथेन है, ये भी याद रखिएगा। और वायु प्रदूषक यानी कि जो एयर पोल्यूट होता है उससे भी किससे होता है, मीथेन गैस से होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। तो भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अच्छा देखिए इसको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। तो इसमें देखिए कूट दिया हुआ है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं, या हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, या समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, या स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं मिला के, अब उनमें से आपको बताना है, इन 4 में से ABCD में से बताना है कि सही कौन सा है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जब इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा गैसें, वो भी हार्मफुल गैस इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या होगा, वो गर्म होगा और जो आइस है वो पिघलने लगती है, ठीक है ना। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं। तो हिम नदी द्रवीभूत होना मतलब पानी के रूप में बहने लगे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है, हम लोग देखते हैं कि फरवरी जनवरी में भी कभी कभी आम में बौर हमें दिख जाती है। फरवरी में भी इस समय आप देखिएगा तो बहुत से आमों में बौर आती है, तो वो आगे चल के खराब हो जाती है, ठीक है ना, उसमें आम नहीं लगते हैं, कहते हैं कि वो आम अब इसमें नहीं लगेगा, लोगों को पता रहता है। तो रीजन यही है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, और फिर स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। तो जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मैं इसीलिए आप लोग को समझा के बताती हूँ ताकि आप लोग इस चीज को समझ सकें, ठीक है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
भूमंडलीय उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप ये हम पढ़ चुके हैं। ओके ओके ओके, देखिए भूमंडलीय उष्णता या तापमान का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है और मौसम में तेजी से परिवर्तन भी हो रहा है। ठीक है, ओके चलिए अब यहाँ पे निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र से हमने कल भी क्वेश्चन देखा था और यहाँ पे चलिए आज भी दे लेते हैं कि आपको इसे बताना है कि जो भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है, जो वैश्विक तापन, यहाँ पे शुद्ध हिंदी का यूज किया गया है, यानी ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन, यानी कि आप कह सकते हैं जो वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग होती है उसकी यहाँ पे बात चल रही। वैश्विक का मतलब विश्व स्तर पर, ठीक है, सबसे पहले प्रभावित होगा तो उसका नाम क्या है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। तो राइट आंसर यही होगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वैश्विक, अब थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाइएगा, ठीक है ना, ऐसे भी आंसर सेलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि बात तो भंगुर पारिस्थितिक तंत्र की हो रही है लेकिन साथ में वैश्विक तापन की हो रही है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की हो रही है। और जब फ्रेंड्स यहाँ पे बात ग्लोबल वार्मिंग की हो रही है तो सीधी सी बात है कि 100% कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा यदि आप अपना माइंड लगाएंगे कि सबसे पहले प्रभावित होगा तो अमेजन वर्षा का वन भी हो सकता है, टैगा, भारतीय मानसून सभी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड जो है हिमचादर यानी कि ये बर्फ वाली चीजें हैं, ठीक है ना, और जहां ये बर्फ वाली चीजें हैं वहां पर इसका इफेक्ट सबसे पहले पड़ेगा। तो वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है। कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है, तो देखिए राइट आंसर 0.8 डिग्री सेल्सियस, यानी पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में इतनी वृद्धि। क्वेश्चन सिंपल सा है कि पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया गया, कुछ इस तरह से पूछ लिया गया, तो आंसर होगा 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वायुमंडल में जो ओजोन द्वारा यानी ओजोन गैस द्वारा, ओजोन जो परत सॉरी जो लेयर होती है ओजोन, उसके द्वारा कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट जो है वो ओजोन के द्वारा अवशोषित कर लेती है, जो कि हमारी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाती है, हमारे लिए बहुत हानिकारक गैस है। और इसीलिए परावैंगनिक किरणें जो होती हैं, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट जो रे होती किरणें, वो इसीलिए उसको ओजोन परत हम तक आने से पहले रोक लेती है। इसमें भी एक छोटा सा होल पाया गया, इसीलिए कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ही हार्मफुल है, किसके लिए, ओजोन परत के लिए भी। और इससे बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, आईज की, स्किन की बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर इससे होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि ओजोन परत किस लेयर में है। आपको पता है 4 लेयर यहाँ 5 लेयर यहाँ पे है, तो इनमें से यहाँ पे तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको वो बताना है कि उन लेयर में से ओजोन परत किस लेयर में स्थित है। ओके, तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आयनोस्फियर। राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, यानी कि समतापमंडल। ओजोन परत जो है वो समतापमंडल पर स्थित है, उसके निचले भाग में। और अगर हम इस ऊंचाई की बात करते हैं तो पृथ्वी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्योंकि ये जो हानिकारक परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें उनको आने से रोकती है, अगर ये आएंगी हम इनके संपर्क में आएंगे तो 100% वो हमारे लिए हार्मफुल है। तापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। अब समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर जो भी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, उसमें जो ओजोन उसी परत में पाई जाती है, तो उसके स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, किसके द्वारा, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा जो है उसको विनियमित किया जाता है समतापमंडल में ओजोन के स्तर को, ठीक है ना।
अब ओजोन परत की मोटाई जो है मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है, ठीक है। और ओजोन परत को डावसन इकाई में मापा जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ओजोन परत को किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए डॉप्सन जो इकाई होती है यानी डॉप्सन यूनिट, जिसे डीयू भी कहा जाता है, उससे मापा जाता है, ठीक है ना। तो 1 डॉप्सन यूनिट जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है, ठीक है। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या? हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, ऐसी गैस हानिकारक है जो सभी घरों में पाई जाती है, क्योंकि ये जो गैस निकलती है ये रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से निकलती है। फ्रिज के साथ साथ में ये जो एसी होता है इससे भी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है ये निकलती है, ठीक है ना। तो एयर कंडीशनर जो होते हैं इनसे, ठीक है, तो इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। अब इस सत्य नहीं है ये बताना है, तो यहां से देख लेते हैं। अब इसमें से, क्योंकि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। अब देखिए प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। प्रशीतक का मतलब होता है जिसे हम कोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। एसी जैसे मैंने अभी आपको कहा, जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है वो भी एसी का काम करता है, चीजें गर्म में रख दो तो ठंडी हो जाती है। एसी है वो भी ठंडा हमें देता है, तो प्रशीतक का मतलब वही होता है कोल्डेस्ट वाली, ठीक है ना, जो कोल्ड देती है। और ये समतापमंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है ये। और निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमें सत्य नहीं है, गलत क्या है वो बताना है। तो गलत हो जाएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, बल्कि ये क्या करती है, उसको घटाती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, दिया हुआ है। ओजोन छिद्र का कारण है। अब ओजोन जो छिद्र है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो ओजोन परत है उसकी लेयर में एक होल हो गया है, उसमें होल है, ठीक है ना। ये होल क्यों है? तो देखिए ये जो होल है वो किसकी वजह से होता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हुआ, ठीक है ना। जिससे ओजोन का जो परत है उसमें क्षरण होता है, जो उसकी मोटाई है वो कम होती जाती है, एक तरह से उसमें होल हो जाता है। तो ओजोन परत में एक होल भी है। तो राइट आंसर किस गैस की वजह से है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बनी हुई है। 3 चीजों से बनी, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो कि मैंने अभी आपको कहा, जो कि रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग की जाती है, जो भी ऊपर बता के आ रहे हैं, ठीक है। और वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? अब ओजोन परत की जो क्षीणता है, यानी उसमें जो होल होता है, उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है, जो उसके होल में योगदान नहीं देती है, ठीक है। तो देखिए प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ये बिल्कुल इसमें योगदान देता है। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये योगदान नहीं देता है। अग्निशमक में प्रयुक्त हेलोन 1211 ये भी देता है, और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म जो है, ठीक है ना। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा।